हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग आनंद होंगे और ईश्वर से आशा है कि आप लोग अपनी प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। हम आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे संदर्भ लिखा जाए, कैसे प्रसंग लिखा जाए, कैसे अर्थ लिखा जाए, कैसे अनुवाद लिखा जाए और कैसे भावार्थ लिखा जाए, कैसे व्याख्या की जाए और कैसे काव्य सौंदर्य के तत्व लिखे जाए। ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या यही नहीं, आपको इसके ऊपर भी की कक्षाओं में भी आपके लिए बड़ी लाभदायक साबित होगी। ये लगभग सभी कक्षा के छात्रों के लिए है जो कक्षा 6 से ऊपर के छात्र हैं, और इंटर के छात्रों के लिए, कक्षा 10 के हाई स्कूल के छात्रों के लिए बेहद वरदान साबित होगी। इसमें जब भी आपसे कोई गद्य या पद्य दिया जाता है उसमें अक्सर लिखा जाता है, होता है प्रश्न है कि उपरोक्त गद्य खंड का संदर्भ दीजिए या पद्य खंड का संदर्भ दीजिएगा, प्रसंग लिखिए। कभी आता है कि अर्थ लिखिए, कभी अनुवाद कीजिए, कभी भावार्थ लिखिए, कभी व्याख्या कीजिए। अब लास्ट में ये पूछ दिया जाता है काव्य सौंदर्य के था, तो ना भी पूछ दिया जाए फिर भी आपको लिखना पड़ता है। तो हम पहले बात करेंगे संदर्भ की। संदर्भ में हम जैसे अपना परिचय देते हैं वैसे दिए गए गद्य खंड का आपको परिचय देना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि ये गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है और उसके लेखक या कवि कौन है। आप अगर पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और उसके लिखने वाले का नाम लिख देते हैं, आपका संदर्भ पूरा हो जाता है। दूसरी बात आती है प्रसंग की। प्रसंग हमेशा उन काव्यों में आता है जो काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध काव्य का मतलब वो काव्य जिसकी प्रत्येक छंद एक दूसरे से जुड़ा होता है, पूरी कहानी होती है, उसमें प्रसंग आता है कि अभी ये स्थिति है, थोड़ी देर बाद ये स्थिति है, उसके बाद ये स्थिति है। जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, महाभारत प्रबंध काव्य है, सूरसागर प्रबंध काव्य है, आपका मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है प्रबंध काव्य है। ये सभी प्रबंध काव्य है कि ना? इनमें एक एक कहानी है कि ना? है, सब में कहानी है। और इन्हीं के लिए प्रसंग में बताया जाता है कि ये पद्य, ये छंद, जो भी छंद दिया हो, चौपाई दी हो, पद्य खंड हो, ये बताया जाता है कि ये किस स्थान पर का है, ये घटना किस समय की है। आपको ये क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद में आता है अर्थ। अर्थ कहते हैं किसी एक पद्यांश को, किसी पंक्ति को, किसी शब्द को सरल कर देना, सरलीकरण अर्थ कहलाता है। क्योंकि अक्सर भाषा में चाहे निबंध हो, कहानी हो अथवा कुछ भी हो, साहित्य में अक्सर कठिन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। कुछ तत्सम शब्द होते हैं, कुछ आगे और भी शब्द जुड़े होते हैं जिनमें संधियां होती हैं, समास होते हैं। तो इस तरीके शब्दों को सरल करना होता है और आप जो भी लाइन है उसको सरल भाषा में लिखते हैं तो उसे अर्थ कहा जाता है। अतः अनुवाद, अनुवाद एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तित कर देने को अनुवाद है। जैसे इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में लिख दिया तो ये अनुवाद हो गया, हिंदी में लिखा है संस्कृत में लिख दिया तो ये अनुवाद हो गया, संस्कृत लिखा है हिंदी में कर दिया तब ये अनुवाद कहलाता है। अब आ जाइए भावार्थ पर। भावार्थ को समझने में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। भावार्थ का मतलब होता है जो भी पद्य खंड या गद्य खंड है तुम्हारे सामने, उसे गंभीरता से 3-4 बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उसमें से कुछ न कुछ ऐसा भाव निकल के आता है कि लेखक आखिर क्या कहना चाहता है,
क्या प्रदर्शित करना चाहता है। शब्द कुछ भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उस भाव को अगर हम लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, तो ये भावार्थ कहलाता है। भावार्थ मतलब भाव का अर्थ। भाव हृदय से उत्पन्न होते हैं, उसका भी जो अर्थ है, उसका जो सरलीकरण है, उसे हम भावार्थ कहते हैं। उसके बाद में अगला हमारा बिंदु है व्याख्या। व्याख्या अक्सर लिखने को आती है। जब आप लोग व्याख्या लिखते हो तो उसमें सबसे पहले तो जो कठिन शब्द हैं उनको हम सरल कर लेते हैं। दूसरे, कभी कभी लोकोक्तियां हैं, कभी कभी मुहावरे हैं, कभी कभी कोई ऐसा पुर दे दिया जाता है जो किसी कथानक की ओर इंगित करता है, उसका निशाना कोई दूसरा कथानक होता है। तो हम व्याख्या के दौरान उन सारी चीजों को स्पष्ट करते हैं विधिवत, डिटेल से, विस्तृत रूप से, ताकि पूरी बात अच्छे तरीके से पढ़ने वाले के समझ में आ जाए। और लास्ट में एक चीज आती है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में जो तुमने गद्य खंड पढ़ा है, जो भी तुमने काव्य खंड पढ़ा है, अथवा जिसका तुम्हें लिखना है, उसमें देखिएगा गौर से, कोई अलंकार तो नहीं है, कोई समास तो नहीं है, उसमें छंद कौन सा है, ये सारी चीजें इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व में आते हैं। और यहीं से आप इनका, अगर हमने जो कहा है, जो चीजें बताई हैं, आप इन पर गौर करेंगे, मनन करेंगे, तो उम्मीद है बहुत जल्दी ही आप इन चीजों को समझने में समर्थ होंगे और आप लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो उन सभी कक्षाओं के लिए है जिन बच्चों को ये चीजें लिखनी पड़ती हैं, और मोस्टली लिखनी लगभग सभी को पड़ती हैं, इसे सबके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी अवगत करा दूं कि हमारे चैनल प्रत्येक दिन आपको नए से नए वीडियो प्रस्तुत करता है ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके। इसके बाद अगला आपको वीडियो कल इसी समय पुनः प्राप्त होगा, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हम आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।